हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट फाइनलाइज करने का कंप्लीट प्रोसेस। बैलेंस शीट फाइनलाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले तो देखिए, जब हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1 का खास ख्याल रखना है। जीएसटीआर 1 को आपने बुक्स के साथ रिकंसाइल करना है। देखिए, जो टर्नओवर आपकी जीएसटीआर 1 बोल रही है, ठीक है, वही टर्नओवर आपकी बुक्स बोलनी चाहिए। सेम टर्नओवर होनी चाहिए दोनों की। थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल में मैं इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगी, ठीक है। लेकिन पहले बातों को समझते जाओ, साथ के साथ हम इनके प्रैक्टिकल सेशंस भी देखेंगे कि आपको किस तरीके से मैच करनी है। देखिए, क्या हो सकता है कि जो आपके पास जीएसटीआर 1 के अंदर सेल है, जहां जीएसटीआर 1 के अंदर जो सेल है, हो सकता है उसमें से कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो जो आप बुक में दिखाना भूल गए हो, जो बुक में अभी तक ऐड नहीं हुई, इसमें आपको ऐड करनी है। या फिर बुक्स के अंदर कोई भी ऐसी सेल है, बुक्स के अंदर कोई भी ऐसी सेल है जो अभी तक R1 के ऊपर दिखाई नहीं गई, या कोई भी ऐसा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है जो अभी तक आपने बुक्स में नहीं दिखाया, तो उसको आपने R1 में नहीं दिखाया, तो उसको R1 में अभी आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। उसको R1 में अभी आपको शो करना पड़ेगा। तो इनकी कंप्लीट रिकंसिलेशन जरूरी है। यहाँ पे आपको सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हर एक की रिको करनी है कि क्या दोनों के अंदर जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सेल है वो सेम है। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसी तो नहीं है जो बुक्स में छूट गई हो या फिर जीएसटीआर 1 में दिखानी रह गई हो। अब मैम, इसका रिकंसिलेशन हम किस तरीके से करेंगे, क्या इसका इजीएस्ट वे है रिको करने का? देखिए, आपके पास बेस्ट टू बेस्ट वे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। देखिए, जीएसटी पोर्टल पे हमने लॉगिन कर लिया। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे उस मंथ पे जाइए। यहाँ पे आपको मंथ वाइज जीएसएन डाउनलोड करनी है। 24-25 पे हम गए। 24-25 में फॉर एग्जांपल मैं जुलाई का डाटा निकालती हूँ। यहाँ पे जुलाई में मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सर्च पे मैंने क्लिक किया। देन आप जाएंगे जीएसटीआर 1 पे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डाउनलोड पे जाइए। जेएसएन फाइल यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। जब आप जेएसएन फाइल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम लेगा ये, ठीक है। 20 मिनट्स का टाइम ये लेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट लगाई हुई थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल। मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपको इस जिप फाइल को सेव कर लेना है एक फोल्डर में। देखिए, मैंने ऑलरेडी ये जो 2 महीने की फाइल है यहाँ पे सेव की हुई है। मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जुलाई अगस्त दोनों का हमने एक्सट्रैक्ट हेयर करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मैंने दोनों मंथ्स की इनकी क्लिक कर दी। एक सेकेंड, अगस्त का रहता है, ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो मुझे इसको, एक को मैं 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, और एक को आप यहाँ पे 2 का नाम दे दीजिए। क्लियर? ये हमने दोनों फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड कर दी। अब आपको क्या करना है, टैली ओपन करनी है। अब टैली में आपने क्या करना है, आपने वो मंथ का डाटा निकाल लेना है। वैसे तो आप कोई भी मंथ में खड़े हो, आपके पास डाटा इंपोर्ट हो जाएगा जेएसएन का, बट यहाँ पे मैंने उसी मंथ का डाटा ले लिया जिस मंथ की मैंने जेएसएन डाउनलोड की है, ठीक है। आपको टैली में आना कहाँ है, देखिए, आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का। यहाँ पे आपको जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स में, देन आपको जीएसटीआर 1 रिकंसिलेशन में। यहाँ आने के बाद मैंने जुलाई से अगस्त का डाटा निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बटन पे आपको जीएसटी रिटर्न्स पे जाना है। कौन से टाइप की रिटर्न है, यहाँ पे जीएसटीआर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पाथ बताना है। पाथ आप किस तरीके से बताएंगे, जहां पे देखिए आपका डाटा पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल सी करके इसको क्लिक करना है और कंट्रोल सी को प्रेस कर देना है। फिर हम लोग जाएंगे टैली पे और यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ करके यहाँ पे पेस्ट करोगे आप अपना पाथ, ठीक है। और ये पाथ आपका पेस्ट होने के बाद यहाँ पे वो फाइल्स आ जाएंगी जो वहाँ पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे जीएसएन 1 फाइल को पहले सिलेक्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये जीएसएन 1 वाली फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गई। उसके बाद आपको दूसरी फाइल इंपोर्ट करनी है। आपको जितनी भी आपकी रिटर्न्स है ना मंथ वाइज, वो सारी यहाँ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी।
बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी सेल्स है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। इवन HSN वाइज आपका सारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखा आ रहा था, अनरिकनसाइल्ड, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिकनसाइल्ड। बट रिकनसाइल करने से पहले ना आपको एक चीज का और खास ख्याल रखना है, वो मैं आपको और बता दूं। जैसे देखिए मैंने सितंबर का डाटा यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स जो है वो दी होती है, आपको यहाँ पे जीरो आना चाहिए, यहाँ पे कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है तो ये डाटा प्रॉपरली रिकनसाइल नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आप जब भी JSN डाउनलोड करोगे ना, तो देखना यहाँ पे अमेंडेड इनवॉइसेस, B2C, B2B, सबके सब इनवॉइसेस एक ही बार में आपके जो है वो रिकनसाइल हो जाएंगे। देखिए अब ये जो मैंने यहाँ पे रिकनसाइल किया, यहाँ पे अनरिकनसाइल्ड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ से क्योंकि मैंने यहाँ पे सितंबर का डाटा नहीं डाला इसलिए अनरिकनसाइल्ड लिखा है। जब आप इसको खोलोगे ना तो आपको बता देगा कि कौन कौन से आपके रिकनसाइल्ड हो चुके हैं और कौन कौन से रहते हैं। यहाँ पे इस वाली पार्टी के कौन से बिल अनरिकनसाइल्ड है, यहाँ पे इसके देखो सितंबर के बिल अनरिकनसाइल्ड है, लेकिन रिकनसाइल्ड बिल ये वाले सारे हैं, ठीक है। अगर मैं यहीं पे जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त तक का ओपन करूं तो यहाँ पे रिकनसाइल्ड दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो सभी के सभी बिल्स पार्टी वाइज एक दूसरे से मैच है। एक एक बिल भी चेक करना चाहो तो वो आपके पास चेक हो जाएगा, ठीक है। अनरिकनसाइल्ड के आगे अनरिकनसाइल्ड वर्ड आ जाएगा तो आप प्रॉपरली इसमें GSTR 1 को मैच कर सकते हो। सेम तरीके से आप GSTR 2A को भी कर सकते हो। आप जब बाहर आओगे अपनी इस GSTR 1 से तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है 2A रिकनसाइल करने का, 2B रिकनसाइल करने का, बट मंथ वाइज डाटा आपको इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो और GST पोर्टल पे 2A में जाकर डाउनलोड कर लो JSN फाइल, ठीक है। तो यहां से आपकी सारी की सारी टैली हो जाएगी। तो R1 कैसे मैच करनी है ये आप लोगों को समझ में आ गया। और ये भी जान लो जरूर R1 जब तक मैच नहीं करते तब तक आगे चलने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, R1 के बाद आपको GSTR 2B भी मैच करनी है। GSTR 2B परचेज रजिस्टर से आपको प्रॉपरली मैच कर देनी है। यहाँ पे 2B और 2A ध्यान रखिएगा, दोनों को रिकनसाइल करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ GSTR 2B गलती से ली थी, आपको GSTR 2A भी मैच करना है और 2B भी। अब ये दोनों मैच किस तरीके से करोगे, देखो 2A को तो आपने देखना है कि जितनी परचेज 2A में है उतनी परचेज हमारी कहाँ होनी चाहिए, अपने परचेज रजिस्टर में भी होनी चाहिए, अपने परचेज रजिस्टर में भी होनी चाहिए। लेकिन ITC को लेके आपको 2B मैच करना है, ठीक है। आपने कितना ITC क्लेम किया, आपने कितना ITC क्लेम किया वो डिपेंड करता है 2B पे। 2B से ज्यादा ITC आप क्लेम नहीं कर सकते। और आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली उसी हिसाब से होनी चाहिए कि जो 2B के अंदर बिल्स हैं वो आपने कंसीडर कर रखे हो अपने परचेज रजिस्टर में, ठीक है। ITC 2B से ज्यादा आपने क्लेम ना किया हो ये भी देख लेना। ITC का कंप्लीट एक रिकंसिलिएशन रजिस्टर आप लोग बना लेना कि हमने मंथ वाइज 3B में कितना ITC लिया, मंथ वाइज 3B में कितना ITC लिया, मंथ वाइज 2B में कितना ITC लिया। इवन GST पोर्टल पे आपको इसकी रिपोर्टिंग मिल जाएगी। अगर कहीं पे ज्यादा ITC क्लेम किया हुआ है आपने तो ध्यान रखिएगा कल को कंप्लायंसेस भी आ सकते हैं। अब GST पोर्टल पे ये रजिस्टर कैसे मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2A बुक्स के साथ कैसे रिकनसाइल करनी है, 2A को बुक्स के साथ कैसे रिकनसाइल करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको R1 के साथ ही बता दिया। अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगी 2A को परचेज रजिस्टर से कैसे मैच करें। अदरवाइज आपने क्या करना है, JSN डाउनलोड करनी है पोर्टल से। JSN डाउनलोड करके फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने टैली में डाटा इंपोर्ट कर देंगे और इंपोर्ट करने के बाद आप 2A के साथ उसको इजीली रिकनसाइल कर सकते हो, ठीक है। और ITC मैच अगर आपको करना है तो ये डायरेक्ट भी मैच हो जाएगा GST पोर्टल से, वहां पे रिकंसिलिएशन शीट निकल के आ जाती है, या फिर आप करना चाहो तो अपनी टैली से भी कर सकते हो। अब आपको डायरेक्टली GST पोर्टल से कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप लोग करेंगे। अब 3B और 2B के ITC को मैच करने के लिए आपने करना क्या है, आप लोग GST पोर्टल पे आ जाएंगे। GST पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ सर्विसेज पे जाइए, देन यहाँ पे रिटर्न्स पे जाइए, और उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन। रिटर्न्स पे जाने के बाद टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन यहाँ पे क्लिक कर देना। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको चेक करना है सर्च पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कई सारी समरी आ जाएंगी। यहाँ पे तो ये भी आ जाएगा कि अगर R1 है, R1 का पूरा टैक्स 3B में पे किया या नहीं किया, ये आपके पास टेबल निकल करके आ गई। आपने 2B के अंदर कितना ITC क्लेम किया हुआ है ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ।
यहाँ पे 3B के अंदर मंथ वाइज ये आईटीसी आप लोगों ने लिया, ठीक है। 2B के अंदर मंथ वाइज इतना इतना आया हुआ था। देखो हमने पैसा वही लिया हुआ, हमने एक्स्ट्रा 1 रुपए का आईटीसी भी क्लेम नहीं किया, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट आ गया कि 3B में कितना लिया और 2B में कितना आया हुआ था। यहाँ से सीधा सीधा आपका कंपेयर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपको रिको करके चलनी है, ध्यान रखना है। कंप्लीट एक एक स्टेप में आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। इवन आप नीचे आएंगे तो आपको ये टेबल भी मिल जाएगी, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। इसकी रिवर्स चार्ज में कोई थी नहीं, बट अगर रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी होती है तो वो यहाँ शो कर देगा कि 2B में कितनी लायबिलिटी आई थी और आपने कितनी लायबिलिटी पे कर दी उसको 3B के अंदर। अगर आपने कोई लायबिलिटी आई थी 2B में, ये भी जरूर चेक कर लेना, 2B में कोई लायबिलिटी आई थी जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, सामने वाली पार्टी ने डाल दी कि आपको पे करना है रिवर्स चार्ज में जीएसटी, बट आप लोग पे करना भूल गए, तो यहाँ पे कंपैरिजन में दिख जाएगा कि इधर आपको 5,000 रुपए पे करने थे, लेकिन आपने ड्यूरिंग द ईयर वो 5,000 पे ही नहीं की, तो वो 5,000 जरूर पे कर देना। और ध्यान रखिएगा आरसीएम की लायबिलिटी आपको कैश में ही पे करनी है, ये चीज आपको ध्यान से चेक कर लेनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कई बार आता है डाटा, और नॉर्मली जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं ट्रांसपोर्ट का ऑलमोस्ट के अंदर आपको मिलेगा कि आरसीएम की लायबिलिटी उनकी क्रिएट होती है, तो वो आपको ध्यान से पे कर देनी है कैश में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस चेक कर लेना है। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपको चेक करना है वो प्रॉपरली आपने दिखाया है या नहीं दिखाया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी मिसमैच है, आप अपना फिजिकल स्टॉक चेक करो, फिजिकल स्टॉक जो है उसके अकॉर्डिंग आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया या नहीं दिखाया। और कई बार क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक में ना आप देखोगे नेगेटिव आइटम्स आ जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक में नेगेटिव आइटम्स दिखाना शुरू कर देते हैं कि आपके पास ये परचेज में स्टॉक नहीं था लेकिन ये स्टॉक नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसका रीजन देखो कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारा एक क्लाइंट जो है वो टेक्सटाइल का काम करता है। अब ये क्या करता है, ये जो आगे से क्लोथ परचेज करता है, प्रिंटेड फैब्रिक जो ये खरीदता है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदता है, और इनके रोल्स यानी बंडल्स बने हुए आते हैं, थान जिसको आप आम भाषा में कह सकते हो, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े बंडल्स आते हैं और इनको छोटी छोटी बेडशीट्स में कन्वर्ट करके ये लोग आगे बेचते हैं। जैसे सिंगल बेडशीट हो गई, डबल बेडशीट हो गई, तो इसके अंदर कन्वर्ट करके ये लोग बेचते हैं। इस वजह से जो स्टॉक डायरेक्टली परचेज किया गया वो सिंगल बेडशीट या डबल बेडशीट का नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक इन्होंने खरीदा एक बहुत बड़े बड़े बंडल्स में खरीदा, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक तो देखो इन बंडल्स में पड़ा है। अभी ये मार्च का हमने यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने क्या करना है, इस स्टॉक्स को आपने जिस चीज को यूज करके यहाँ पे कन्वर्ट किया है इन छोटी छोटी बेडशीट्स में, सिंगल बेडशीट्स में या डबल बेडशीट्स में, तो यहाँ पे आपको वो एडजस्ट कर देना है। आपको एडजस्टमेंट एंट्री दिखाने के लिए मैंने वो स्टॉक यहाँ से रिमूव किया है, उसकी एडजस्टमेंट को। अब यहाँ पे आपको उस स्टॉक को इनके साथ एडजस्ट करके ये जो नेगेटिव स्टॉक आ रहा है ये नेगेटिव स्टॉक आपने खत्म करना है। ध्यान रखिएगा कोई भी चीज यहाँ पे नेगेटिव नहीं आनी चाहिए स्टॉक की, ठीक है। ये आप सारा रिकंसाइल कर लेना, और स्टॉक को आप एक बार फिजिकल स्टॉक जो पड़ा है क्लाइंट के पास उसके साथ भी वेरिफिकेशन कर लेना कि एक्चुअल में ये जो स्टॉक है ये 31 मार्च को था या नहीं था। अब इसमें देखो प्रैक्टिकली काफी ज्यादा इम्प्लीकेशंस आती है, रीजन बीइंग कि हम ऑडिट तो कर रहे होते हैं बाद में, चेकिंग कर रहे होते हैं बाद में, और स्टॉक एक्चुअल में 31 मार्च का था जो अभी तक जा चुकी है। बट मैं वैसे अगर आप देखोगे ना, आप लोगों को पता है कि जहां आपको प्रॉफिट सेट करना है, अभी तक जो लोगों की मैंने देखी है प्रॉफिट जितना सेट करना है उसी हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर देते हैं। बट अब ऐसा मत करना भाई, अब तो आपको पता है कि HSN भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन में से, ठीक है। जब आप HSN सिलेक्ट करोगे तो ड्रॉप डाउन में से आपको HSN सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा HSN है जो आपने परचेज किया था, और वही आपको आगे सेल भी करना है। तो कंप्लीट डिटेल गवर्नमेंट चाह रही है, डिपार्टमेंट चाह रहा है कि आप उनको दो कि क्या माल खरीदा और क्या माल बेचा। तो स्टॉक के अंदर धीरे धीरे ये जो आप अल्टरेशन करते हो ये खत्म हो जाएगी। तो स्टॉक का कंप्लीट डिटेल आप लोगों को अपनी बना करके रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स है, कई बार क्या होता है फिक्स्ड एसेट की एंट्री स्टॉक में चली जाती है, होती तो फिक्स्ड एसेट है लेकिन उसको आप दिखा देते हो स्टॉक। तो कोई भी ऐसा फिक्स्ड एसेट ना हो जिसको आपने एज अ स्टॉक दिखा रखा हो, कोई भी ऐसी फिक्स्ड एसेट ना हो जिसको एज अ स्टॉक आपने शो कर दिया हो गलती से। अगर ऐसी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है जिसको स्टॉक में डाल दिया हो तो वो आप वापस से फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे उसको डाल देना, इसमें कोई भी गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। आपको इसके बाद सभी के बैलेंसेस वेरीफाई करने हैं, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस आप वेरीफाई कर लेना,
कि एक्चुअल में फिक्स्ड एसेट्स के जो बैलेंसेज हैं वही आपके एक्चुअल बैलेंसेज, और वो सारी फिक्स्ड एसेट्स आपके पास फिलहाल पड़ी हुई है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की मैं बात करूं, आपको आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में क्या देखना है कि जो भी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल राम को पैसे देने हैं 5 लाख रुपए, राम को पैसे देने हैं 5 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे, राम से उसका लेजर मंगवाओ, राम से उसका लेजर मंगवाओ। वहां पे देखो कि उस लेजर में ओपनिंग बैलेंस जो था और आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो सेम है, जितनी भी उसने ट्रांजेक्शंस कर रखी है सब आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, जितना राम का क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही आपके यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है। आप दोनों का लेजर आपस में मैच होना चाहिए। जितने भी मेजर क्रेडिटर्स हैं, ध्यान रखिए एज एन अकाउंटेंट आपको उनकी लेजर मंगवाने जरूरी है। अगर आपके खाते ये शो कर रहे हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रही हैं कि आपने राम को 5 लाख देने हैं, लेकिन राम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रही हैं कि उसने आपको आपने उसको 5 लाख देने हैं, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रही है कि नहीं हमने तो उससे 6 लाख लेने हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया ना। आपकी बुक्स अलग बोल रही हैं, उनकी बुक्स अलग बोल रही हैं, दोनों का ऑडिट हो जाएगा और कल को दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी आपको बैलेंस वेरिफिकेशन करके रखने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप उससे उसका लेजर मंगवाइए, उस लेजर में सभी एंट्रीज मैच कीजिए, जो भी मिसमैच है उनको क्लियर कर लो। सेम एज इट इज, सिर्फ डेटर्स से नहीं क्रेडिटर्स से भी आपको ये मिसमैच जो है वो क्लियर कर लेने हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज आपकी हैं सबसे ये मिसमैच क्लियर कर लो, इन सभी के लेजर मंगवाओ। एक्चुअल में देखो ये पेंडिंग लाइबिलिटीज है या नहीं है, ठीक है। सेकेंडली आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कैश की एंट्रीज दिखा के कुछ भी खत्म करने की ऐसे कोशिश मत करना। कैश जो है कैश नहीं दिखाना आपने, जो भी आपने लोन ले रखे हैं। कई बार मैंने देखा है कि अनजाने में लोग क्या करते हैं, लोन है ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन दिखाए हुए हैं और अनसिक्योर्ड लोन जो है वो बैंक से एंट्री उनकी कैश में ले दे के क्लाइंट खत्म कर देता है, और आप लोग भी क्या करते हो कि कैश की एंट्री दिखा देते हो। नहीं, अनसिक्योर्ड लोन में कभी भी कैश की एंट्री आपको शो नहीं करनी है। अनसिक्योर्ड लोन कैश से पे नहीं करना, कल को क्लाइंट मुसीबत में आ जाएगा। क्लाइंट को समझाओ कि अनसिक्योर्ड लोन है भैया, बैंक के थ्रू ही वापस पेमेंट दो। लोन एंड एडवांसेस है, बैंक के थ्रू ही वापस पेमेंट लो, ठीक है। कैश में कुछ भी सेट ऑफ नहीं करवाना। देखिए क्लाइंट को बताने वाले आप लोगों, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो 269 SS और T को पढ़ के देख लेना, क्लाइंट के ऊपर कितने इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे। इक्वल पेनल्टी देनी पड़ जाएगी क्लाइंट को, और कल को क्लाइंट बोलेगा भैया मुझे तो कुछ पता नहीं था, नॉलेज तो आपको थी इस फील्ड की, आपने मुझे बताना था। कसूरवार आप बन जाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि अभी से क्लाइंट को बता करके चलो कि ऐसा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर भी क्लाइंट नहीं मानता तो बोल देना कि भैया कल को ये इम्प्लीकेशंस आएंगे, जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। देखो इसमें लोग बहुत से तुक्के मारते हैं, कुछ भी डायरेक्ट में डाल देंगे, कुछ भी इनडायरेक्ट में डाल देंगे, और रटा रटाया चलते हैं कि नहीं जो सैलरी है, सैलरी इज ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब रटा रटाया नहीं होता कि फलानी चीज आपकी इनडायरेक्ट है और फलानी चीज आपकी डायरेक्ट है। आप एक चीज का ध्यान रखो, दैट थिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, जिसके बिना आपके बिजनेस में काम चल ही नहीं सकता, जिसके बिना आपका बिजनेस वर्क कर ही नहीं सकता, वो आपके पास क्या है, डायरेक्ट आपकी एक्सपेंसेस हैं। बट विच आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेम जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मैम इतना क्यों बता रहे हो, हमें करना क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, बेटे करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेस पे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेस पे आप लोग अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, इनडायरेक्ट के बेस पे आप लोग अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। तो आपको रेशोज मेंटेन करनी होती है। अब मैम रेशोज भी मेंटेन करनी पड़ेगी, हाँ जी रेशोज मेंटेन करनी पड़ेंगी। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, प्रैक्टिकली बताऊंगी टैली में कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। सबसे पहले समझो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, कि इनको बाइफरकेट ध्यान से कर लेना। अब अगर मैं एग्जांपल लूं इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा एक्सपेंस होता है। अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि मैम इलेक्ट्रिसिटी तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी यू ऑल विल से, ऑलमोस्ट पर्सन्स विल से दैट इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकती है। मैम वो कैसे, देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में यूज हो रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, और वो यूज कहाँ पे हो रही है, आपकी फैक्ट्री के अंदर,
तो फैक्ट्री में क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी आप लोग प्रोडक्शन कर लोगे? काम चल सकता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के? बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो भैया एक दिन भी काम नहीं चलेगा आपकी फैक्ट्री में। तो ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो आप काम कर रहे हो उससे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिस भी होगा, वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिस भी होगा, और ऑफिस में भी बैठ करके कुछ मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते होंगे। दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन को रिलेट नहीं कर रहा है। यही इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का अगर जो बिल आता है, यही इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर ऑफिस का आता है, दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके काम को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आज वहां पे बिजली नहीं है तो वहां काम रुक जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ एक हर्डल्स जरूर आते हैं, दिक्कत जरूर आती है काम करने में, लेकिन काम रुकता नहीं है। लेकिन अगर फैक्ट्री की बिजली चली गई तो काम रुक जाएगा। यही अगर मैं बात करूं, फैक्ट्री के वर्कर्स को जो पेमेंट दे रहे हो वो आपके पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ऑफिस के वर्कर्स को जो पेमेंट दे रहे हो, इंप्लॉइज को जो पेमेंट दे रहे हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट की अगर मैं बात करूं, फैक्ट्री का जो गोडाउन है, फैक्ट्री का जो रेंट है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो हमारे पास क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का अगर रेंट है तो वो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये देखो ना कि डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन किस वजह से रुक रहा है, डायरेक्टली आपका काम किस वजह से रुक रहा है। अब मैं पेट्रोल की बात करूं, अगर मैं मेरे ऑफिस की बात करूं, अगर मैं पेट्रोल डीजल पे खर्चा कर रही हूं तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर यहीं पे किसी गुड्स कैरेज वाले की बात करूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात करूं, जीटीए की, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वालों की बात करूं, उनके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। भैया पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, पेट्रोल नहीं होगा तो एक दिन भी गाड़ी नहीं चलेगी, इनकी सर्विसेज रुक जाएंगी उसी टाइम पे। तो ऐसी चीजें जिसकी आपकी सर्विसेज रुक जाए, अगर मैं मेरे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, चली जाएगी, तो सर्विसेज सारी रुक जाएंगी, बच्चे काम कैसे करेंगे ऑफिस के? मेरी बात समझ में आ गई? तो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। यहां तक बात समझ में आ गई? चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने सिंपली आपको इस चीज़ को बाइफरकेट कर दिया मैंने कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग से रिलेटेड है, और करेक्ट प्रेजेंटेशन उनकी प्रॉफिट एंड लॉस में देनी जरूरी है कि डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। मैंने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेंटेन क्यों करनी है? सबसे बड़ी बात ये, बच्चे ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मैडम छोड़ो ना, हमें तो ये देखना है कि पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, हमने पिछले साल इतना कमाया और अब की बार हमने इतना कमा लिया, बस इतनी सी बात हमें देखनी है। हमें चाहिए ही नहीं कि कितना प्रॉफिट कमाया कितना नहीं कमाया, नहीं चाहिए। जब आप ऑडिट करवा रहे हो या जनरली भी ऑडिट नहीं भी है तो भी आपको देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो लास्ट ईयर में क्या थी और ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो दिस ईयर में क्या है, ठीक है। इसको मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर लिख देती हूँ, और इस प्रीसीडिंग ईयर में कितनी रेशियो है। अब उसको जानना जरूरी क्यों है, पहले तो ये समझो। मैंने क्या कर लिया, अपनी एक फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पहले तो कंपैरिजन ओपन करो। मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया, ऑल्ट सी करने के बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर का डाटा आप यहाँ पे डाल दो, 23 और 24 का। यहाँ पे आपका दोनों का कंपैरिजन आ गया। ये जो डाटा आ रहा है ये 24-25 का आ रहा है, ये जो डाटा आ रहा है ये 23-24 का आ रहा है। ये हमने कंप्लीट कंपैरिजन यहाँ पे निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पे आपको रेशियोज भी साथ में ले लेनी है। यहाँ पे ऊपर आपके पास मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में यस कर देना, ये परसेंटेज भी आपके पास आ जाएगी, परसेंटेज आ गई। अब यहाँ पे देखो पिछले साल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा था, पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट था 5.17%। अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 10.07%। पिछली बार सेल ज्यादा थी, इस बार सेल कम है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब देखो ना, कोई जेन्युइन रीजन है ऐसा कि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, कोई रीजन तो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सेम जा रही है। पेट्रोल डीजल पिछली बार 6 लाख का लगा था और इस बार सिर्फ 2.5 लाख का, तो कुछ ना कुछ देखो एकदम से बहुत हाइक ले जाए प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की नजरों में आ जाती है चीज। वो जब आप रेशियोज कैलकुलेट करके डालते हो ना, उसमें ऑटोमेटिक ऑडिट रिपोर्ट में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के जाती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में रेशियोज क्या थी, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है। बहुत ज्यादा अगर उसमें मैच नहीं, मिसमैच है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है, तो ध्यान रखना एआई सॉफ्टवेयर, आजकल एआई जो है ऑटोमेटिकली केसेस को अलग कर देते हैं। भैया इसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आ रही है रेशियो में, इसको चेक करो केस को,
ठीक है। तो आपके केस में आपने रेशियोज को बिल्कुल अच्छे से चेक करना है कि रेशियोज के अंदर मिसमैच क्यों है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए रेशियोज को मिसमैच किया हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल के आपके ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल के एक्सपेंसेस आपके एकदम से डाउन चले गए। अब वो रीज़न क्या है डाउन जाने का, वो आपको चेक करना है। ठीक है, और देखो कि कोई पेट्रोल की एंट्री मिसमैच रहा तो नहीं की, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेल है तो पेट्रोल तो लगा होगा ना, डीजल एक्सपेंसेस तो लगे होंगे। सैलरी, ठीक है, सैलरी भी ऑलमोस्ट ठीक है आपकी। अब अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, पिछली बार आपके पास सेल बहुत ज़्यादा थी, आपने 4.74% का प्रॉफिट दिखाया। एकदम से अब आपका प्रॉफिट हो गया 9.66% और एकदम से इतना हाइक प्रॉफिट, तो अगली बार आपको उससे हाइक अगर दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट, तो आप अपना थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही दिखाते हो ऑलवेज एज यूजुअल। आपको पता है कल को लोन भी लेने हैं, सब कुछ करना है बिजनेसमैन ने, अगर वो अच्छा चल रहा है बिजनेस तो पिछली बार से थोड़ा प्लस ही प्रॉफिट दिखाओ। ठीक है, बट एकदम से इतना हाइक अगर प्रॉफिट में आता है और सेल कम होने के बावजूद, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सस्पिशियस सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपने देखना है कि पिछली बार आपने क्या एक्सपेंस दिखाए थे, कौन से एक्सपेंस ऐसे हैं जो पिछली बार दिखाए और इस बार हुए ही नहीं। और अगर कोई एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुए तो उसका रीज़न क्या है। जैसे मैं बात करूँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब ऑफिस में कुछ ना कुछ तो पानी का और बिजली का खर्चा आया होगा, वो आपका डालना रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम बहुत हाइक आ जाए। आपको रेशियो सारी चेक कर लेनी है, पिछली बैलेंस शीट के साथ कंप्लीट कंपैरिजन आपको चेक कर लेना है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ और आप देखो, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था। यहाँ पे सैलरी अकाउंट मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला है। रीज़न कोई बता सकता है मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों डाला है। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि अगर कोई भी खर्चा आपका डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, क्या इसका काम क्या है पर्सन का, ट्रांसपोर्टेशन का। बिना ड्राइवर्स को सैलरी दिए क्या एक दिन भी गाड़ियां चलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम है भाई, बिना उनको सैलरी दिए ड्राइवर्स को आप काम कैसे करवाओगे। एक दिन भी अगर ड्राइवर नहीं है तो काम रुक जाएगा। तो ये इसका क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसका डायरेक्ट खर्चा है। बट यही ऑफिस की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती ना, मैं इसको इनडायरेक्ट में दिखाती, क्योंकि वो उसका इनडायरेक्ट खर्चा। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट में भी मैंने डाला हुआ है। जो अदर खर्चा है वो हम इनडायरेक्ट में डाल देते हैं, जो कि डायरेक्ट उनकी गाड़ियों से रिलेटेड नहीं है। जो ऑफिस की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुई है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, इनडायरेक्ट में डालेंगे। तो ध्यान से आपने इन चीज़ों को बाइफरकेट करना है, कुछ मिस्टेक मत कर देना इसमें, ठीक है। इसके बाद जीपी रेशियो निकालनी मैंने बताई हुई है। वैसे तो टैली में आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू में नेट सेल अपॉन में 100, ये आपके पास जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है। इनडायरेक्ट इनकम की वेरिफिकेशन, जो भी आपके पास डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, डायरेक्ट वो होती है जो आपके बिजनेस से आती है। डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से आती है, जो बिजनेस आप कर रहे हो। जैसे मेरी प्रोफेशनल इनकम है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जो भी मेरी प्रोफेशनल इनकम मेरे काम से आती है वो डायरेक्ट इनकम है। बट अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, म्यूचुअल फंड से कोई इनकम आ रही है, तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम की आप वेरिफिकेशन कर लेना। इनडायरेक्ट इनकम आपको दिखानी जरूरी है, उनको कंसीडर कर लेना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, ठीक है। अगर इन सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है आपने, कमीशन की हो गई, मिसलेनियस इनकम हो गई, ये सबके सब चेक कर लेना। नेट प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। नेट प्रॉफिट की रेशियो भी एनालाइज कर लेना साथ में, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला हमारे पास सेम है, नेट प्रॉफिट इंटू नेट सेल डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट हम बात करें अब इनडायरेक्ट जो आपकी इनकम है ना, जो आपके पास 26 एएस में आ रही है, एआईएस में आ रही है, टीआईएस में आ रही है, वो भी कंसीडर कर लेना। अदर जितनी भी इंफॉर्मेशन 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में है, इन सबको कंसीडर करना जरूरी है। अब मैम 26 एएस भी मैच करें, हाँ जी 26 एएस मैच करो ना। 26 एएस में कौन कौन से टीडीएस डिडक्ट हुए हैं देखो, वो सब के सब टीडीएस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसीडर करो। और ये देखो कि 26 एएस में जितनी इनकम शो हो रही है, सिर्फ सेल को R1 से रिको नहीं करते, ध्यान रखना 26 एएस से भी रिको कर लेते हैं। मैम 26 एएस और सेल का क्या लेना देना है, क्या बातें कर रहे हो। मैं सही कह रही हूँ, 26 एएस में जितनी पार्टीज ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 194C में तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है कितना, 1.70, 1,70,00,000 पे, ठीक है। और आपने जीएसटीआर 1 में दिखा रखी है 1,05,00,000, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है 1,05,00,000, लेकिन और भी किसी पार्टी को 20 लाख के बिल दे रखे थे, उसने टीडीएस काट दिया, उसने टीडीएस डिडक्ट कर दिया।
यहाँ पे 1,70,00,000 की रिपोर्टिंग हो गई, R1 में 1,05,00,000 की हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,05,00,000 की हो गई। अरे फंस गए ना, अरे फंस तो गए, कैसे फंस गए? अरे भैया फंस गए क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर रिपोर्टिंग ज्यादा की जा रही है, R1 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम की जा रही है। मेरी बात समझ में आई? तो 26 ईयर्स में भी देख लेना कि कितनी कितनी एंट्री रिकॉर्डेड है किस सेक्शन में है। अगर यहीं पे 1.5 CR मेरे पास होती 194C में, और बाकी का जो था वो 194I में अगर आपके पास होती 20 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रेंट का है, ये तो रेंट का है, इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, ठीक है। बट वैसे तो अगर ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का अगर है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अदरवाइज इस पे भी जीएसटी लगेगा। और जनरली तो मैं आपको राय दूं, इसको भी आपको जीएसटी रिटर्न में दिखाना चाहिए। अगर टैक्स नहीं है तो भी आपको दिखाना चाहिए, आपने नील रेटेड में डाल देना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की है तो, राइट। चलो ये बात की बात है। अब आपको करना क्या है, 26 ईयर्स को रिकंसाइल कैसे करना है, मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाती हूँ। 26 ईयर्स को आप लोग कैसे रिकंसाइल करोगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना, वहां से आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे 26 ईयर्स फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। 26 ईयर्स फॉर्म पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म कर देना है। देन आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ये हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। देन आपके पास देखिए फर्स्ट ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 ईयर्स AIS, यहाँ क्लिक करोगे, असेसमेंट ईयर पे क्लिक करोगे, असेसमेंट ईयर आपका 25-26 होगा जब आप 24-25 का काम कर रहे हो। HTML व्यू डाउनलोड एक्सपोर्ट एज PDF, ये PDF आपके पास यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब ये जो PDF आप लोगों के पास आई है ना, इसमें अलग अलग सेक्शन की TDS डिडक्टेड है। जैसे 194C में जो TDS डिडक्टेड है वो आपके पास आ गई, ये डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड होंगे। अब देखो कितनी सारी ट्रांजेक्शंस आ रही हैं, ये सब के सब ट्रांजेक्शंस आपको कंसीडर करनी है। यहाँ ऑलमोस्ट जो TDS है वो 194C में है, ठीक है। TCS आपका कोई है नहीं, TCS भी आपको लोगों को कंसीडर करना होता है, बट इसके अलावा अदर सेक्शंस भी हो सकते हैं जहाँ पे TDS डिडक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली चेक कर लेना है कि जितने भी TDS आपके डिडक्ट हुए हैं 194C में, क्या उतनी ही इनकम, उतनी ही रिसिप्ट्स आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रखी है, नहीं दिखा रखी। इवन अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इससे जो डीलिंग की थी वो 216691 की ना करके हमने 116991 की थी, तो आप इसको बोलो कि आपने जो फलानी ट्रांजेक्शन है वो गलत दिखा रखे हैं, आप अपनी रिटर्न में ठीक करो। इवन अभी मेरे क्लाइंट कंपनी के उसमें क्या हुआ था कि पर्सनल का था डायरेक्टर का, लेकिन कंपनी में TDS दिखा दिया, तो वो TDS रिटर्न हमने करेक्ट करवाई सामने वाले पर्सन से। तो कोई ऐसा भी TDS है जो जेन्युइनली आपकी ट्रांजेक्शन नहीं थी, सामने वाले ने गलती से दिखा दी, तो वो आप यहाँ से रिमूव करवा देना, वरना वो आपकी इनकम में काउंट हो जाएगी और बाद में वो ठीक नहीं हो पाएगी। अभी वो रिटर्न रिवाइज हो जाएगी और आप लोगों की रिटर्न भी ठीक चली जाएगी। ये सब आपने चेक कर लेना है, ठीक है। सेकेंडली जो आपके पास अदर TDS है इसके अलावा, जैसे यहाँ ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 194C के हैं, तो इसके अलावा जो TDS हैं, एक सेकेंड, जैसे 194C के अलावा 194I का है, 194D का है, 194S का किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को आपने सेल किया उसका है, तो वो सब आपने कंसीडर कर लेने हैं, ठीक है। कैश डिपॉजिट जो है वो नॉट एप्लीकेबल में चला जाता है। अगर कैश डिपॉजिट के टाइम पे 194N में कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपका जनरली ये कहीं इनकम में शो नहीं करना, 194N को आपने इनकम में शो नहीं करना, बट बाकी सारे आपकी इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस से। जैसे D में आपके पास कमीशन आता है, क्लियर, तो वो आपने ध्यान से कंसीडर कर लेने हैं अपने अकाउंट फाइनलाइजेशन के टाइम पे, क्लियर। सेल को, ग्रॉस रिसीट्स को जरूर मैच कर लेना। TCS का भी ध्यान रखना कि अगर आपने कुछ ऐसी गुड्स पर परचेज किए या कैपिटल गुड्स परचेज किए जिसके ऊपर TCS आपका कलेक्ट हुआ हो, तो अगर TCS कलेक्टेड है तो वो भी जरूर कंसिडर करना। अब बात करते हैं AIS TIS की। मैम AIS TIS अलग से देखना पड़ेगा 26 AS से देखने के बाद? जी हाँ, 26 AS से ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आती है AIS और TIS में। अब इसको कैसे देखना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे AIS का ऑप्शन दिखेगा, AIS पे आप लोगों को क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ गया,
ठीक है, यहाँ पे आपको AIS का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर की समरी आप देखना चाहो वो यहाँ से सिलेक्ट करना, देन आपको AIS पे जाना है। AIS के ऊपर आपके पास ये सब बिजनेस रिसीट्स आ जाएंगी कि ये आपकी बिजनेस रिसीट्स हैं, ये सभी के सभी आप लोगों को कंसीडर कर लेनी है, राइट। SFT, जो भी SFT में ट्रांजेक्शन है वो देखो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस देखो, डिमांड एंड रिफंड देखो, और यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब आपने यहाँ पे देख लेना है। जैसे 3B में आपकी इतनी टर्नओवर अभी तक गई हुई है, और GST की परचेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप इसका कंप्लीट एक समरी देखना चाहो, ये तो आपके पास अलग अलग जितने TDS जितने जितने पर्सन्स ने डिडक्ट किए हैं वो लिखा हुआ है। अगर कंप्लीट आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहो एक साथ, तो यहाँ पे TIS का ऑप्शन है, वहाँ आप क्लिक कर देना। TIS के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी एक समराइज्ड फॉर्म आ जाएगी कि टोटल बिजनेस रिसीट्स हमारे पास इतनी रिपोर्टिंग है, GST के अंदर टर्नओवर इतनी रिपोर्टिंग है, और यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय टैक्सपेयर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपका इसमें कुछ गलत है तो यहाँ पे आप क्वेरी भी रेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेरी कैसे रेज करनी है, अगर ये पूछना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्लियर है, ये आपने सारा मैच कर लेना है, उसमें आपको मतलब कोई भी एक डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें कैसे करना है। फिर भी कोई आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो TDS क्रेडिट हमने देख लिया कि हमने 26 ईयर्स से सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मैच कर लेना है, ठीक है। सारी इनकम्स, इंटरेस्ट, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन सब कुछ हमने उसमें देख लेना है। नेक्स्ट हम बात करें सस्पेंस की एंट्री। कोई भी सस्पेंस की एंट्री आपकी नहीं रहनी चाहिए। जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब फाइनल होते हैं उसमें कोई भी सस्पेंस की एंट्री नहीं रहनी चाहिए। सारी सस्पेंस की एंट्रीज आपको वहां पे क्लियर कर देनी है। लेजर कॉपी आपको वेरीफाई करनी है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सभी की सभी लेजर कॉपी डेटर्स और क्रेडिटर्स की वेरीफाई कर लेना। उनकी लेजर कॉपी को आपने ओपनिंग बैलेंस से वेरीफाई करना है। पहले सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अपना चेक करना कि उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, और उसके बाद फिर जितनी भी एंट्रीज है सारी 1 to 1 चेक कर लेना। सिर्फ इनकी नहीं, मैंने तो अनसिक्योर्ड लोन वगैरह जितनी भी आपके पास हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रही है जिन भी लोगों के साथ, सबकी लेजर कॉपी चेक कर लेना। बैंक बैलेंस रिकंसिलेशन, जो आपके पास बैंक का बैलेंस है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई कर लेना, सारी की सारी रिको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो इंटर बैंक बैलेंसेस हैं, जैसे आपके पास 2 बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स में आपस में भी ट्रांजेक्शन होती है, B1 B2 में बैंक ऑफ इंडिया है और एक एक्सिस बैंक है, वट एवर जो भी आपके 2 बैंक्स हैं उनकी भी जो इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो भी चेक कर लेना। बैंक की और कैश की रिकंसिलेशन एक बना लेना, वो भी चेक कर लेना। तो बैंक के सारे बैलेंसेस जो उनके क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस उनके ठीक है या नहीं है, ये भी चेक कर लेना। इसके साथ साथ जो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन के भी क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेना। सिक्योर्ड लोन के सभी क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेना कि वो ठीक है, उनकी इंटरेस्ट की एंट्री प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो आपने छोड़ दी हो, उसके अंदर आपकी चेक करनी रह गई हो, ठीक है। बैंक बैलेंस के सर्टिफिकेट्स भी आप बैंक से ले सकते हो, बाकी इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई है आप उससे वेरीफाई कर लो, बट हाँ FDs के जरूर ले लेना। अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है तो इनके क्लोजिंग बैलेंस के सर्टिफिकेट ले लेना, ताकि आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक्रीव्ड इंटरेस्ट है वो तो दिखाओगे ना, तो एक्रीव्ड इंटरेस्ट की एंट्री करके आप फिक्स्ड डिपॉजिट के क्लोजिंग बैलेंस वहां डाल सकें, ठीक है। सिक्योर्ड लोन का वेरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। सिक्योर्ड लोन में जो प्रिंसिपल है वो दिखा दिया हो आपने, अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट का प्रोविजन बना देना। इंटरेस्ट का प्रोविजन कैसे बनेगा मैम? इंटरेस्ट प्रोविजन का मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। मार्च के महीने में आपने 7 मार्च को लोन पे कर दिया, सॉरी 7 मार्च को आपने ब्याज पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया 7 मार्च को। अब 8 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, ध्यान से समझना, 8 मार्च से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करना अभी पेंडिंग है। 8 मार्च से 31 मार्च का आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो ये जो, एक बात बताओ, जो खर्चे हैं, खर्चे तो आपके सारे के सारे ही बुक्ड करोगे ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो लिखोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी तो लिखोगे, तो 31 मार्च तक का ब्याज बुक होना चाहिए ना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। 31 मार्च को क्लोजिंग है तो ब्याज कब तक का बुक होगा? 31 मार्च तक का। तो आपने 8 से लेके 31 मार्च तक का ब्याज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लोगों के पास एक रीपेमेंट शेड्यूल मिलेगा बैंक से, आपके पास रीपेमेंट शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल के अंदर लिखा होगा कि आपके पास 8 मार्च 2025 से लेकर के 7 अप्रैल 2025 तक का कितना ब्याज है। फॉर एग्जाम्पल वो ब्याज आपके पास 9,000 है,
तो आपने डे वाइज इसको कैलकुलेट करना है। आपने 8 मार्च से लेके 31 मार्च तक का अलग कर देना है और 7 दिन का आपने अलग कर देना है। 7 दिन का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा और यहाँ पे 8 तारीख तक से 31 तारीख तक का इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 21, 22, 23, 24, 24 दिन का 24 डिवाइडेड बाय 31, ये कहाँ आ जाएगा? इधर। ठीक है, और इंटू 7/31 अगर मैं कर दूं 9000 इंटू 7/31, ये कहाँ कैलकुलेट हो जाएगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना, लेकिन लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे बैलेंस शीट में, यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में, और P&L में यहाँ पे दिखा देगा आपके पास खर्चे में। खर्चे में ब्याज आपके पास ज्यादा बुक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे, कैश बैलेंसेस शुड नॉट बी नेगेटिव। कैश बैलेंस का आपने खास ध्यान रखना है। किसी भी इवन डे वाइज आपने डाटा चेक करना है। आपने क्या करना है? डे वाइज चेक करना है कि डे वाइज कैश कहीं भी नेगेटिव तो नहीं है, किसी भी जगह कैश नेगेटिव तो नहीं आ रहा आपका। अगर डे वाइज कहीं भी कैश नेगेटिव है तो देखना कुछ ना कुछ लैक हो रहा होगा, या उसको जैसे भी आपने एडजस्टमेंट करके दिखाना है। कैश नेगेटिव नहीं आना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डे वाइज आपने उसको चेक करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस, कई लोगों को मैंने देखा सिर्फ क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग के अंदर हाँ ठीक है कैश नेगेटिव नहीं है, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं, कल को कोई भी दिक्कत आती है, डिपार्टमेंट ने अगर कल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मान लिए इनकम टैक्स में या GST में, तो कल को कोई भी एंट्री नहीं ला सकते। वो जो आपके पास बैलेंस शीट है ना, वो फाइनल होगी। आप यहाँ पे लाइबिलिटी साइड की कोई आइटम नहीं ला सकते, एसेट साइड की कोई आइटम नहीं ला सकते। तो वो जो कैश है, जो आपके पास कैश है, कैश यहाँ पे क्लोजिंग को तो पॉजिटिव है, बट जो आपके पास अगर उन्होंने कैश लेजर मांग लिया कंप्लीट, तो कैश लेजर देने के टाइम पे वहां बीच बीच में वो नेगेटिव एरर्स दिखेंगे। कल को रिमूव करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देख लेना कि डे वाइज कैश नेगेटिव तो नहीं। मैम डे वाइज चेक कैसे करें? डे वाइज कैसे चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। कैश बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले टैली पे आ जाना है। बैलेंस शीट मैंने ओपन कर ली। बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे कैश इन हैंड पे जाना है। ठीक है, कैश इन हैंड पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट लेजर अपना यहाँ पे ओपन कर लेना है। मैंने कंप्लीट लेजर ओपन कर लिया। F12 पे प्रेस करोगे, देन शो रनिंग बैलेंस पे यहाँ प्रेस करोगे। यहाँ पे मैंने F12 करके लास्ट में यस कर दिया। शो रनिंग बैलेंस पे यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस देखो, यहाँ ये वाला ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपके पास देखो सारा बैलेंस डेबिट आ रहा है, कहीं भी क्रेडिट नहीं है। कहीं क्रेडिट होगा तो आपके पास लाल रंग का इसमें ऑप्शन आ जाएगा, लाल रंग का ये दिखना शुरू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपको नेगेटिव मार्क दे देगा रेड कलर में। अब वो नेगेटिव मार्क कैसे देगा मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट है, यहाँ 1,12,000 में इसको कर देती हूँ। इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 1,12,000 की देखो ये नेगेटिव आ गया आपके पास। इन दिनों में इसका कैश क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इसको वापस क्या कर दूंगी? 12,000। तो मैम इसको ठीक कैसे करें? देखो जो खर्चा आपने इस डेट को डाला था, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप इसको ठीक कर सकते हो। मतलब मैं करना नहीं चाहिए वैसे कुछ भी इस तरीके से, लेकिन आपको इसमें जैसे भी एडजस्टमेंट करनी है, कैश को नेगेटिव नहीं करना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। कैश का हमने यहाँ पे देख लिया कि कैश जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। कैश आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए, स्पेशली इन हैंड। लास्ट में तो आपका रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो अनरिकॉर्डेड रह गई हो। कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, देखो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से जरूर कंपेयर कर लेना। वो मैंने आपको पहले भी बता दी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से आपने कंपेयर करना है। कोई ऐसा खर्चा है जो आपने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखाया लेकिन इस साल उसका कोई खर्चा ही नहीं हुआ करंट ईयर में, तो कल को अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि पिछली बार तो भैया बहुत ज्यादा मेजर खर्चा दिखाया था इस चीज के ऊपर, इस साल क्यों नहीं दिखाया? यू शुड हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है, कंपेयर करना है आपको करंट ईयर की फिगर्स को लास्ट ईयर के साथ। अगर कोई भी वेरिएंसेस है किसी एक पर्टिकुलर खर्चे के अंदर वो देख लेना। टर्नओवर में एकदम से मेजर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, डेटर क्रेडिटर में बहुत बड़ा कुछ वेरिएंस है, फिक्स्ड एसेट्स में है, लोन्स में है, एक्सपेंसेस में, नेट प्रॉफिट रेशियो में है। तो ये सब आपको कंपेयर कर लेना है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज कंपेयर कर लेना। भैया अब तक तो आपका ट्रेंड ये था कि आपके कुछ डेटर्स होते ही नहीं थे,
आपका पैसा टाइम पे आता था, लेकिन एकदम से आपने क्या किया, अपनी बैलेंस शीट के अंदर 5 करोड़ के डेटर्स दिखा दिए। तो एकदम से इतने डेटर्स कहाँ से आए? आपके तो 50 लाख के डेटर्स भी नहीं होते थे। रीजन क्या है? ठीक है, तो ये चीजें आपने कंसीडर करनी है कि एकदम से कुछ ऐसा वेरिएंस तो नहीं आ रहा हमारी बैलेंस शीट में लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस एंड लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दोनों ही कंपेयर कर लेना कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी कुछ ज्यादा वेरिएंस ना हो किसी आइटम में इतना बड़ा, और है तो आपके पास रीजन होना चाहिए, प्रॉपर सब बिलिंग होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, हो तो जाता है, एकदम से सेल में जंप भी आ जाती है, एकदम से सेल में डाउनफॉल भी आ जाता है, बट यू शुड हैव रीजन फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ भी एक्सपेंसेस के अंदर और बैलेंस शीट के किसी आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा इनवर्ड या डाउनवर्ड हो गया, वेरिएंस हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, टैक्स डिडक्शन और टीसीएस के मैंने सारे कंप्लाइंसेस आपको बता दिए। टीडीएस आपने चेक कर लेना, टीसीएस आपने चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है या नहीं की, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो गाइज बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊं। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई टॉपिक इसमें ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे थे वो रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगी जवाब भी दूंगी। और इवन अगर मुझे लगा ऐसा टॉपिक कि आप लोगों को वीडियो बना करके बताने की जरूरत है तो मैं वो भी बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।